ये है श्रीलंका और ये है वेनेजुएला। वैसे तो ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से कल्चरली, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली बहुत डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज में बस एक चीज कॉमन है, जो है इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी जो दिन पर दिन डूबती जा रही है। और इसके पीछे का सबसे मेन रीजन है फ्रीबीज, यानी वहां के पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू उन्हें फ्री की चीजें मिलना, जैसे फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का एजुकेशन, फ्री का खाना एंड मच मोर। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? भारत के कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा प्रेडिक्शन है कि श्रीलंका और वेनेजुएला जैसा हाल भारत का भी हो सकता है अगर इन फ्रीबीज को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो। लेकिन इन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मुझे ये लगी कि आज तक बहुत सारे लोगों को फ्रीबीज के इकोनॉमिकल इंपैक्ट के बारे में पता ही नहीं है। इकोनॉमिकल इंपैक्ट तो छोड़ दो, पर बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये फ्रीबीज होती क्या है। सो ये फ्रीबीज क्या होती है? कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो ये चीजें फ्री में बांटती है, क्या वो सच में फ्री में आती है या फिर उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी हिडन कॉस्ट पे करनी पड़ती है? फ्रीबीज के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? क्या ये लीगल है या इलीगल है? अगर फ्रीबीज लीगल है तो इसे इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? और अगर ये इलीगल है तो गवर्नमेंट इस पर कोई बिल पास करके इस पर स्ट्रिक्ट लॉज क्यों नहीं बनाती? एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 1, वेनेजुएला's इकोनॉमिक क्राइसिस। ये है वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। 2019 के एक डेटा के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 1.73 ट्रिलियन बैरल ऑयल रिजर्व्स है, जिनमें से 304 बिलियन बैरल्स यानी पूरे वर्ल्ड के 17.8% ऑयल रिजर्व्स अकेले वेनेजुएला में है, which makes Venezuela the number 1 ऑयल रिजर्व कंट्री इन द वर्ल्ड। और कहा जाता है कि जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा ऑयल रिजर्व्स होते हैं उस कंट्री की इकोनॉमी भी उतनी ही स्ट्रांग होती है और वो कंट्री जियोपॉलिटिकली भी उतनी ही पावरफुल होती है। लेकिन अब पहले इन फोटोज को ध्यान से देखो। ये है वेनेजुएला के इकोनॉमिक क्राइसिस के फोटोज। अकेले 2017 में ही इस कंट्री में इतना बड़ा फूड शॉर्टेज आ गया था कि वहां के 64% लोगों का ऑन एन एवरेज 11 किलो वेट कम हो गया था। लोगों के पास खाना खाने के लिए तक पैसे नहीं बचे थे। इवन वहां की 1/4 पॉपुलेशन एक दिन में 3 बार का खाना तक नहीं खा पाती थी और 82% पॉपुलेशन पॉवर्टी में चली गई थी। लेकिन जो कंट्री पूरे वर्ल्ड के 17.8% ऑयल रिजर्व्स ओन करती है, वहां पर इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ कैसे? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वेनेजुएला के लोगों की खाने तक की प्रॉब्लम हो गई? चलो इसको एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो बात है 1999 की। वेनेजुएला को उनका न्यू प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज मिलता है। ह्यूगो चावेज अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली मेंशन करता है कि वो वेनेजुएला में इनकम इक्वालिटी लाएगा। अब लकीली 2004 में ऑयल की प्राइसेस एकदम से बढ़ जाती है और वेनेजुएला जो एक पेट्रोलियम डिपेंडेंट इकोनॉमी है वो वहां से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेता है। अब उसी प्रॉफिट में से ह्यूगो चावेज बिलियंस ऑफ डॉलर्स सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पर खर्च करता है। एज पर हिज प्रॉमिस ह्यूगो वेनेजुएला में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री मेडिसिन, फ्री वाटर, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और फ्री में खाना देना भी स्टार्ट कर देता है और वेनेजुएला की ऑलमोस्ट 50% पॉवर्टी खत्म कर देता है। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ह्यूगो चावेज की इन पॉलिसीज की वजह से वहां के लोग बहुत खुश हो गए थे, लेकिन ह्यूगो चावेज को फिर से इलेक्शन जीतने के लिए इन लोगों को ऐसे ही खुश रखना जरूरी हो गया था। इसीलिए फिर से इलेक्शन जीतने के लिए ह्यूगो चावेज ने इन फ्रीबीज को कंटिन्यू किया, ये सोचे समझे बिना कि वेनेजुएला की 95% इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट है। अगर ऑयल के प्राइसेस गिर जाते हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके इकोनॉमी पर होगा। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट आता है 2013 में, जब ह्यूगो चावेज की डेथ होती है और उसी का राइट हैंड निकोलस मदुरो वेनेजुएला का नया प्रेसिडेंट बन जाता है। पावर में आने के बाद निकोलस भी ह्यूगो चावेज के फ्रीबी कल्चर को कंटिन्यू करता है, लेकिन 2014 में एकदम से ऑयल के प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं। 2014 में जहां ऑयल के एक बैरल की प्राइस $100 थी, वही 2016 आते आते एक बैरल की प्राइस $30 तक पहुंच जाती है और ये इकोनॉमिक क्राइसिस निकोलस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी फ्रीबीज कल्चर को कैरी करने के लिए निकोलस ने एक्स्ट्रा नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दिए, जिससे वहां की सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई और ये कंट्री हाइपर इन्फ्लेशन में चली गई। 2012 में इस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 21.07% था और 2018 में यानी कि सिर्फ 6 सालों में ये इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 65,374% पर चला गया। अगर हम इसे इंडिया के इन्फ्लेशन रेट से कंपेयर करें तो उसी साल यानी 2018 में इंडिया में 3.43% इन्फ्लेशन रेट था और यूएस की बात करें तो वहां सिर्फ 2.4% इन्फ्लेशन रेट था। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वेनेजुएला के लोगों को 1 किलो चावल खरीदने के लिए 2,20,000 बोलीवर्स देने पड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ फ्रीबीज की वजह से ही हुआ था, ऑब्वियसली उसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे, बट यस इन सब रीजंस में फ्रीबीज का एक बहुत बड़ा रोल था। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि 2017 में वेनेजुएला में इतना बड़ा फूड शॉर्टेज हो गया था कि वहां के 64% लोगों का ऑन एन एवरेज 11 किलो वेट कम हो गया था। चैप्टर 2,
freebies are not free। कहा जाता है कि nothing in this world comes for free। So एक कॉमन सेंस की बात है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ये जो कुछ भी फ्री में बांट रही है, तो इनको लगने वाला पैसा ये लोग खुद के जेब से तो देंगे नहीं। सो अब असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। लेकिन फ्रीबीज फ्री में नहीं आती, ये जानने से पहले आपको फ्रीबीज और सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज के बारे में ये कहकर इसको लीगल बताती है कि वो लोग ये सब सोशल वेलफेयर स्कीम के अंडर कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सोशल वेलफेयर स्कीम क्या होती है। चलो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखो, कोविड के दौरान तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी मेसअप हो गई थी, लाखों लोगों की जॉब्स चली गई थी। इवन कुछ केसेस तो ऐसे देखने को मिले कि लोगों के पास डेली नीड्स के लिए, मेडिसिन के लिए और इवन कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए तक पैसे नहीं बचे थे। तो देखो, अगर ऐसे सिचुएशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर इन लोगों के लिए खाना और मेडिसिन फ्री कर देती है, तो इसे सोशल वेलफेयर स्कीम के अंडर काउंट कर सकते हैं। क्योंकि कोविड के दौरान सच में हालात ऐसे बन गए थे कि लोगों को एक्सट्रीमली उन चीजों की जरूरत थी। लेकिन इसका उल्टा, अगर देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लोगों को 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है, लोग अपने हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकते हैं, और ऐसे में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर अपने मैनिफेस्टो में फ्री मेडिसिन और फ्री फूड ऑफर करती है, तो ये ऑफर्स फ्रीबीज में काउंट होती है। तो फ्रीबीज और सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टीज का फ्रीबीज बांटने के पीछे का इंटेंशन सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करके वोट बैंक बढ़ाना होता है, और वही सोशल वेलफेयर स्कीम्स के पीछे का इंटेंशन सच में लोगों की हेल्प करना होता है। तो चलो अब समझते हैं कि व्हाई फ्रीबीज आर नॉट फ्री। 2019 में भारत में एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की दिल्ली बेस्ड एनजीओ ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। इस सर्वे में उन्होंने कहा कि भारत में 42% लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये देखकर वोट करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें कितनी कैश, लिकर और फ्रीबीज बांटती है। दे डोंट केयर अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और आज की डेट में वोटर्स को मैनिपुलेट करने की यही एक निंजा टेक्निक है जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। चलो इसको और इन डेप्थ समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 2022 में पंजाब में हुए असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने लोगों से प्रॉमिस किया कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो पंजाब के लोगों को 300 यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी फ्री करवा देंगे, और 18 साल के ऊपर की सभी लेडीज को हर महीने 1000 रुपए दे देंगे। जबकि पंजाब के ऊपर ऑलरेडी 2.82 लाख करोड़ का कर्जा था। बट ऑफ कोर्स इन प्रॉमिसेस की वजह से पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट देते हैं, एंड गेस व्हाट, ये पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। बट वेट, अब हम डिकोड करेंगे कि इन प्रॉमिसेस को अगर आम आदमी पार्टी फुलफिल करती है तो इसका पंजाब की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। अब आपका पूरा फोकस इस टेबल पर लगा देना। एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। पहले 300 यूनिट्स तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी को डिकोड करते हैं, एंड देन 1000 रुपीज पर मंथ टू द लेडीज इस वाले प्रॉमिस पर आते हैं। लेट्स कैलकुलेट द फ्री इलेक्ट्रिसिटी। 2021-22 में गवर्नमेंट ने टोटल पावर सब्सिडी बिल में पंजाब स्टेट के लिए 10,668 करोड़ का बजट अलोकेट किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग पंजाब में 73 लाख डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स, 14 लाख एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स, 11.5 लाख कमर्शियल कंज्यूमर्स और 1.5 लाख इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स थे। यानी पंजाब में टोटल 1 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स थे। अगर आम आदमी पार्टी इतने लोगों को 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देती है, तो इस पर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के इस प्रॉमिस की वजह से टोटल सब्सिडी बिल में 5000 करोड़ रुपए का इंक्रीज हो सकता है। सो पंजाब के 2.82 लाख करोड़ के एग्जिस्टिंग लोन में अगर ये 5000 करोड़ ऐड कर देंगे तो वी हैव 2.87 लाख करोड़ डेट ऑन पंजाब। लेकिन ये तो सिर्फ हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की है। इसमें अगर लेडीज को 1000 रुपीज पर मंथ देने के प्रॉमिस की बात करें तो इस पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए एडिशनल 15,600 करोड़ रुपए लग जाएंगे। यानी कि टोटल लोन ऑन पंजाब विल बी 3,02,000 करोड़ रुपीज। और ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट इस लोन को खुद के जेब से तो रीपे नहीं करेगी। तो ऐसे केसेस में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। यानी फ्रीबीज का मतलब यही हुआ कि एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से उससे ज्यादा दो। चैप्टर 3 नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन इकोनॉमी। 2023-24 में इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे डिफेंस के लिए 5,93,538 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट कर दिया है ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो। लेकिन इसी का उल्टा हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी है जो बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को फ्रीबीज बांट रहे हैं। खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट्स और वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये लोग उन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री का राशन और इवन उनको रहने के लिए घर तक देती है, फिर चाहे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा भी क्यों ना हो। फ्रीबीज की नेगेटिव साइड को समझने के लिए कर्नाटका स्टेट का एग्जांपल लेते हैं। इस साल कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि कांग्रेस की इस विक्ट्री की वजह से कर्नाटका को 62,000 करोड़ का झटका लगा है। लेकिन कैसे? वो ऐसे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि वो कर्नाटका की हर फीमेल जो हेड ऑफ फैमिली होगी उसे 2000 रुपीज पर मंथ, अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपीज पर मंथ,
ग्रेजुएट्स को 3000 रुपीज पर मंथ, हर बीपीएल कार्ड होल्डर को 10 केजी राइस, 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी और सभी फीमेल्स को फ्री में बस ट्रैवल्स देंगे। और इन फ्रीबीज का टोटल एक्सपेंस होगा 62,000 करोड़ रुपीस, विच इज 20% ऑफ एंटायर स्टेट बजट। और इसी के चलते कर्नाटका का डेट 5,35,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। देखो, जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में देश में चलने वाले रियल प्रॉब्लम्स से लोगों का अटेंशन भटकाने के लिए उन्हें फ्रीबीज देने का प्रॉमिस करती है। लेकिन इन हवा में किए गए प्रॉमिसेस का देश की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में ना वो सोचते हैं ना ही हम सोचते हैं। सिंपली हम फ्रीबीज को अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रीबीज के बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहती है कि एवरीथिंग हैज अ प्राइस एंड नथिंग कैन बी फ्री एज समवन हैज टू पे फॉर द फ्री आइटम। और फ्रीबीज के केस में ये प्राइस गवर्नमेंट के रेवेन्यू से पे होती है और गवर्नमेंट के पास ये रेवेन्यू आता है हमारे टैक्स भरने से। सो फ्रीबीज के चक्कर में रॉन्ग लीडर्स को चूज मत करो। फ्रीबीज के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में जरूर बताएं।